बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मोहम्मद अरसलान सईद। जी सर, आ रही है बात। ओके। हमारे दो कौन से क्वेश्चन बना रहते हैं अरसलान? कल हमने मार्किंग की थी तो फाइनली दो क्वेश्चन, एक तो मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे ना, उसके अलावा हमारे दो कौन से क्वेश्चन हैं? एक तो शायद ये एग्जाम्पल नंबर 18 है और दूसरा कौन सा है? जी सर, एग्जाम्पल नंबर 18 है और एग्जाम्पल नंबर 19 भी है। 19 है। आगे चलना जरा। ओके, ठीक है। अच्छा जी, कल जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो, उनमें किसी का कोई मसला? सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी। सर एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट के लास्ट में वो कहता है कि 1.6 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड, जो कि कमीशन था सेल, एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 इयर्स पीरियड। हम्म। सर इसका मतलब है कि उसने 1.6 मिलियन को एज अ एसेट बुक कर लिया है, हम्म। और उसके बाद वो जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे 2 इयर्स तक उसे वो इनकम, उसको उसको एक्सपेंस। एक्सपेंस, बिल्कुल, इसका सर यही। उसने उसने जैसे वो ट्रीट किया ना एंट्री को, सर वो डबल एंट्री मुझे उसकी ना सर समझ नहीं आई। कौन सी इलस्ट्रेशन है ये? सर एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 20 निकालो जी। ये जो फर्स्ट थर्ड, पार्ट है सर जी। अच्छा फर्स्ट पार्ट है, ये तीनों इंडिपेंडेंट मेरा ख्याल क्वेश्चन जी सर। है, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा जी। अब आप फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। ऑन 1 October 2019, TML sold machine C to Chen Limited, Chen Limited, whatever, for rupees 2.5 or 25 million? 25 सर। 25 million. As per the contract, 10th October को ये चीज बेची है। Payment would be made after 2 years. The accountant recognized sale revenue of rupees 25 million upon delivery on 1 October 2019. ठीक है जी। जाहिर है जब मैंने डिलीवर कर दी तो मुझे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। Further commission paid to sales employees for winning the contract of rupees 1.6 million was capitalized and is being amortized over 2 years period. Applicable discount rate is 10%. अच्छा, अब ये उसने 1.6 मिलियन जो है वो कमीशन दिया और उसे कैपिटलाइज कर लिया, जी सर। और इसको अमोर्टाइज किया जा रहा है 2 इयर्स के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन ये है, आगे चलो जरा सोल्यूशन के ऊपर। केस 1, आगे। नहीं, ये तो केस 2 आ गया ना, ये है। जी सर। अब आपने रिसीवेबल बुक कर लिया, अपना रेवेन्यू टू रिसीवेबल, ठीक है। ये 4.3 जी। मिलियन, 25 में से 20 चाहिए, 66 माइनस कर दिया। वो 25 की हमने उसकी जो थी वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ना, जी ठीक है। सर। ये तो समझ आ गई 4.34 कैसे निकला है? यस सर। जी ओके। सर। अच्छा, उसके बाद रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, ये इसने कैलकुलेट की है 20.66 के ऊपर 10% के हिसाब से 3 माह के लिए। यस सर। ये भी क्लियर है? यस सर। ओके। अब उसने कमीशन एक्सपेंस जो है वो, एक्चुअली ये जो इस तरह की कॉस्ट होती है उसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है, उसको हमने एक्सपेंस आउट करना है। उसने इसको अमोर्टाइज किया हुआ है, ये अमोर्टाइजेशन गलत हुई हुई है, ठीक है। लिहाजा हम उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इमीडिएटली 1.6 मिलियन को, और जो उसने अमोर्टाइजेशन की हुई है वो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिवर्स करेंगे। वो कैसे? 1.6 2 इयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया,
हमारे अभी 3 महीने गुजरे हैं प्रोडक्ट डिलीवर किए हुए, तो 3 महीने का जो मोनेटाइजेशन का इफेक्ट था वो मैंने रिवर्स कर दिया, उसे मैंने क्रेडिट कर दिया, पहले वो डेबिट हुआ हुआ था, और बाकी जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को डाल दिया। जो ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवर हो जाता है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट जो है वो कॉस्ट को चार्ज हो जानी चाहिए, उसके अमोर्टाइजेशन होने का कोई जवाब नहीं है। अमोर्टाइज तो तब करते हैं जब मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत रेवेन्यू भी अगले सालों में जाके रिकॉग्नाइज होना। सॉरी, तो समझ सर गए? समझ समझ आई ये वाली सर बात कि हमने सारे का सारा ये जो कमीशन इनकम एक्सपेंस था हमने इसे एक्सपेंस ट्रीट करना था, ठीक है। और सर वो हम क्यों करना था? जी, सर एक्सपेंस क्यों ट्रीट करें कि मतलब कि अगर वो कमीशन है, कैपिटलाइज कॉस्ट है, बेशक हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा अगले सालों में, लेकिन अगर वो जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है कि हमने एज अ एसेट ही लेना है इसे, तो भाई एज ए तो सर एसेट, एज ए एसेट नहीं लेना। जो पीछे कॉन्सेप्ट ये पड़ा है वो फ्यूचर में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था, इसलिए उसे एसेट बनाया था कॉस्ट को। इसका तो रेवेन्यू सारे का सारा अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जी सर। तो जब सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो उसकी कॉस्ट क्यों आगे डेफर करें? बिल्कुल उसकी सर। कॉस्ट भी अभी चार्ज होनी चाहिए, जबकि वो इसे अमोर्टाइज कर रहा है। ये वो गलत काम कर रहा है। जिस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उसी पीरियड में जो है उसकी कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज होनी है, ठीक है। तो उस वजह से जी वो जो अमोर्टाइजेशन कर रहा है वो रिवर्स कर दी है, और सारी जो हमारा एक्सपेंस है उसे इमीडिएटली हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो वो जो जी चार्ज करता रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एसेट बनाया हुआ है, ये उसने किया हुआ है ना। ये देखें, ये जो कैपिटलाइज करने का यहाँ पर मतलब ये है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, हम पीछे पढ़ के आए ना अमोर्टाइजेशन कब करनी है कॉस्ट की, उसे उसने कॉस्ट को कैपिटलाइज किया मतलब एसेट बनाया हुआ है, ठीक है। जी सारे सर। उसने सारी कॉस्ट को एसेट बना लिया और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता पर मंथ चार्ज कर रहा है। ऐसा नहीं जी होना सर। चाहिए। जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर हो गई उस दिन सारे की सारा जो कॉस्ट है उसे एक्सपेंस ट्रीट हो जाना चाहिए। तो ये पहले अमोर्टाइज होता रहा है, इसे मैंने क्रेडिट किया है, और जी सर। ये कैपिटल पोर्शन वहां पड़ा हुआ है, ये मैंने क्रेडिट कर दिया, ये दोनों नील हो गए और कमीशन एक्सपेंस सारे का सारा चार्ज हो गया। मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। बिल्कुल सर। जी पर सर, थैंक यू सर। ठीक हो ओके गया। सर, थैंक यू। वेरी गुड, आगे चलो जी। अच्छा जी, हम एग्जाम्पल नंबर 18 अटेम्प्ट करने लगे हैं जी। ये भी पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। Brunel Limited BL manufactures and sells plastic cards, printing machines with laminators. प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन विद लैमिनेटर्स। ये जो कार्ड नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी भी किस्म का कार्ड है, उसकी प्रिंटिंग मशीन है और साथ उसे लेमिनेशन भी करके देते हैं। ये हमारा बिजनेस है। ये वाली मशीन हम बेचते हैं और लेमिनेटर बेचते हैं। A machine specific card printing software is provided as a must part of the printing machine. और प्लस हम साथ क्या देते हैं, मशीन स्पेसिफिक कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर भी साथ हम देते हैं जो कि मशीन, हर मशीन का स्पेसिफिक है, यानी ये किसी और जगह से वो नहीं ले सकता, उस मशीन के साथ ही रेलेवेंट है। इज प्रोवाइडेड एज ए मस्ट पार्ट ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। बीएल आल्सो सेल्स प्लास्टिक कार्ड इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। वो प्लास्टिक कार्ड भी बेचते हैं, मतलब प्रिंटिंग करने के अलावा वो प्लास्टिक कार्ड भी बेचते हैं। किसी ने प्रिंटिंग नहीं करवानी, सिर्फ कार्ड चाहिए, वो खुद प्रिंटिंग कर लेंगे, तो हम प्लास्टिक कार्ड जो इंपोर्ट फ्रॉम थाईलैंड है वो भी बेचते हैं। तो हमारी 3 प्रोडक्ट्स हो गई। एक हो गई जनाब कार्ड प्रिंटिंग मशीन, एक हो गया जनाब लेमिनेटर, ये भी एक मशीन प्रिंट करती है, दूसरी उसके ऊपर कागज चढ़ा देती है, और तीसरी प्रोडक्ट होगी प्लास्टिक कार्ड्स, ठीक है। BL एग्री टू सप्लाई द फॉलोइंग टू प्राउड लर्नर्स, अ कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क, ठीक है। प्राउड लर्नर उसका कोई कस्टमर है और ये कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क है, उसको हमने ये चीजें देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। 15 कार्ड प्रिंटिंग मशीन अवेलेबल इन रेडी स्टॉक, ये हमारे पास मौजूद हैं। 8 लैमिनेटर्स वुड रिक्वायर 30 डेज टू डिलीवर, ये 30 दिनों में डिलीवर होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। और 100,000 प्लास्टिक कार्ड अवेलेबल इन रेडी स्टॉक, ये भी मेरे पास रेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है, 15 मशीनें, 8 लैमिनेटर और 1 लाख कार्ड। A lump sum price of 9.2 million for the total contract has been agreed between BL and school network। लो जी, ये उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है 9.2 मिलियन। कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आर, ये उसकी प्राइस दी हुई है, ये देखें, और ये उसकी कॉस्ट दी हुई है, सॉरी हाँ कॉस्ट है और प्राइस है। ये जो कार्ड प्रिंटिंग मशीन है ये हम, इसकी कॉस्ट है 4 लाख और जो लेमिनेटर है उसकी कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन हम ये विद लेमिनेटर कितने की बेचते हैं, 8 लाख की। ठीक है, दोनों चीजें, यानी उनकी प्राइस इकट्ठी दी हुई है, ये कंबाइंड प्राइस है, और ये उसकी कॉस्ट अलग-अलग दी हुई है। ओके, प्लास्टिक कार्ड जो है वो हम 5 रुपए का खरीदते हैं, वो जो थाईलैंड से इंपोर्ट होता है, और 12 रुपए का हम बेचते हैं, इसकी अलग प्राइस और कॉस्ट अलग-अलग से मौजूद है। BL does not sell printing machines without laminator। ये देखें, यहां से भी पता चल गया, वो कहता है जी हम प्रिंटिंग मशीन अकेली नहीं बेचते, लेमिनेटर के साथ ही बेचते हैं, लिहाजा हमारी प्रिंटिंग मशीन प्लस लेमिनेटर की प्राइस जो है वो कितनी है, 8 लाख है। जबकि खरीदते हम अलग-अलग हैं, प्रिंटिंग मशीन 4 लाख की खरीदते हैं और लेमिनेटर 2 लाख का खरीदते हैं, तो ये बंडल की कॉस्ट बन गई 6 लाख और बंडल की प्राइस बन गई 8 लाख। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। However, in order to get this order, BL went against his policy। लेकिन ये ऑर्डर लेने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी से हट के काम किया। क्या मतलब, there is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification। This supplier sells the machine at ₹750,000। ये किसी कंपटीटर की प्राइस दी हुई है 750,000। किस चीज की, सेल्स द मशीन एट ₹750,000। 750,000 मशीन की किसी कंपटीटर की प्राइस दी हुई है। ओके, इन मोस्ट रिसेंट कस्टमर्स सर्वेज, प्रिंटिंग मशीन ऑफ BL has been given 7 out of 10 points as against 9 out of 10 given to the competitor's imported machine। There is no supplier of laminator in the market। ठीक है, कहता है कि जी वो जो हमारे पास हमारी मशीन, एक सर्वे हुआ है और हमारी मशीन को 10 में से 7 पॉइंट मिले हैं, लेकिन जो कंपटीटर है उसकी मशीन को 10 में से 9 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, ये पॉइंट किस लिए दिए हुए हैं, ये इनकी स्टैंड लोन प्राइस कैलकुलेट करने में यूज होंगे, पीछे हम पढ़ के आए हैं। और कहता है जो लेमिनेटर है उसमें हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, लिहाजा कोई सर्वे, कोई पॉइंट उसके लिए एवेल्युएट नहीं किया जा सकता। आगे चलेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लो जी, कहता है जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिटरमिन करें और हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं, यानी एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करनी। कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जी, 3 चीजें बना के हमने देनी है। कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ 15 प्लास्टिक कार्ड मशीन एंड इट्स सॉफ्टवेयर, साथ सॉफ्टवेयर भी देना है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ 8 लैमिनेटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ 100,000 प्लास्टिक कार्ड। ये तो हमें क्लियर होगी बात कि जी ये 3, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इसके आगे हमने एंड इट सॉफ्टवेयर ऐड करना है। क्यों कि उसने पीछे बताया हुआ कि उस सॉफ्टवेयर के बगैर ये मशीन चल ही नहीं सकती, वो मशीन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, वो क्लाइंट बाहर से कहीं से अरेंज नहीं कर सकता, वो उसी मशीन के साथ रिलेटेड है। सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन along with the machine। okay, although the software is distinct, ये देखें इसने लिखा भी हुआ है, is distinct from printing machine। सॉफ्टवेयर एक डिफरेंट चीज है मशीन से, लेकिन चूंकि वो मशीन स्पेसिफिक है इसलिए वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि डिस्टिंक्ट हो जाएगा तो वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ठीक है, बट बोथ आर हाईली डिपेंडेबल टू ईच अदर। ये लेकिन कहता है जी देखने में ये एक डिफरेंट चीज है, सॉफ्टवेयर और मशीन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों हाईली डिपेंडेबल हैं।
and interrelated और interrelated भी हैं. In context of this contract, these are providing a combined output to PL. Therefore, software is not separate performance obligation. तो ये तय हो गया कि जी सॉफ्टवेयर एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है. बाहर ऐसे लग रहा था कि इसमें 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. ठीक है, सॉफ्टवेयर है, मशीन है और लेमिनेटर हैं और प्लास्टिक कार्ड्स हैं. लेकिन चूंकि मशीन और सॉफ्टवेयर अलग-अलग इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कस्टमर है इंडिपेंडेंटली, लिहाजा ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर की जाएंगी. द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस एज पर, ये पहला ए रिक्वायरमेंट उसकी खत्म हो गई जिसमें उसने कहा था कि जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो आप करें, वो हमने कर दी. उसके बाद आ गया जी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करनी थी, वो हमने कर दी. अब आ गया जी ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन. On the basis of available information, the standalone prices of each item will be estimated using the following approaches. अब मैंने ना standalone price calculate करनी है क्योंकि उस standalone price की बेस के ऊपर ही मैंने ये जो 9.2 मिलियन है इसकी डिवीजन कर देनी है. तो मेन काम इसमें क्या हुआ, मेन काम जो है वो इसकी प्राइस है जो अपना क्या कहते हैं standalone price कैलकुलेट करना है. प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन एंड सॉफ्टवेयर. पहली प्रोडक्ट क्या थी हमारी, प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन और उसका सॉफ्टवेयर थी. इसकी हमने जो है वो स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास हिंट क्या है, मेरे पास हिंट है कि जी कंपटीटर की प्राइस क्या है. अगर तो कोई सर्वे ना दिया हुआ होता तो वो जो कंपटीटर की प्राइस थी वही स्टैंड अलोन प्राइस थी. ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब उसने हमें अल्टीमेटली इसका एक जो है वो बता दिया कि कंपटीटर की प्राइस इतनी है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि उसके ऊपर पॉइंट सिस्टम में है. तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके जितने पॉइंट हैं, यानी कि हमारे पीछे जाएं जरा, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है हमें 7 पॉइंट मिल रहे हैं और कस्टमर को कितने मिल रहे हैं 9. दोनों के 10 में से है तो 10 इज ए कॉमन फैक्टर. तो लिहाजा ये जो पॉइंट मिले हैं जिसको 7,50,000 किस वाले को मिले हैं जिसके 9 पॉइंट थे, सॉरी 7,50,000 किसकी कीमत है जिसको 9 पॉइंट मिले. तो इसी रेशो से जिसके 7 पॉइंट जिसे मिले उसकी प्राइस क्या होगी वो हमने निकाल ली. चलें जी, ओके निकाल लो ना, एक वो क्या कहते हैं शीट निकाल लो. ये देखें जी, सबसे पहले क्या है, मशीन एंड सॉफ्टवेयर. ओके, मशीन एंड सॉफ्टवेयर. इसकी देखें जब हमने पीछे बेसिस पढ़ी है ना स्टैंडर्ड में, स्टैंड अलोन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर एक चीज तो ये थी कि जी ये कंपनी स्टैंड अलोन मशीन कितने की बेचती है, वहां से स्टैंड अलोन प्राइस मिल जाएगी. अगर वो नहीं है तो कंपटीटर ये मशीन कितने की बेचता है वहां से मिल जाएगी. ठीक है, और अगर कंपटीटर को हमने करना था, याद है एक चीज पढ़ी हमने, एडजस्टेबल मार्केट प्राइस. ठीक है, तीसरी बेस ये थी एडजस्टेबल मार्केट प्राइस. तो ना मेरी अपनी स्टैंड लोन प्राइस मौजूद है, मेरी प्राइस तो कंबाइंड मौजूद है, ना उसकी मार्केट की स्टैंड लोन प्राइस मौजूद है मौजूद, लेकिन वो मार्केट प्राइस नहीं है वो, और उसको मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और है. तो लिहाजा जब इस तरह की सूरत हाल हो तो एक तीसरी बेस भी सिखाई है आपको, वो क्या, एडजस्टेबल मार्केट प्राइस. तो हम बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं, हम कंपटीटर की मार्केट प्राइस को एडजस्ट करने लगे. ठीक है, तो स्टैंड लोन प्राइस की कैलकुलेशन के लिए तो कंपटीटर की प्राइस कितनी है 7,50,000, ये उसी की प्राइस है ना कंपटीटर की. ठीक है, अब 7,50,000 उस चीज की प्राइस है जिसके 9 मार्क्स हैं, 9 पॉइंट्स है, 9 कैटेगरी है, 90% एक्यूरेसी है, 90% क्वालिटी, जैसे मर्जी कह लें. मेरी चीज की क्वालिटी जो है वो कितनी है, वो 70% है, 7 पॉइंट्स हैं.
लिहाजा स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो कितनी निकली एक मशीन की? हाँ जी, 583333 ये निकले। और चूंकि 15 मशीनें हैं लिहाजा 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितनी निकलेगी? 8750 ये रहा, ये आ गया 8750 ये नंबर 1 जो थी उसकी हमने स्टैंड लोन प्राइस हमने निकाल ली। ठीक है, अब आ जाती है जी दूसरी प्रोडक्ट। चलें जी उधर, ये देखें उसने भी निकाली हुई है 874500। लेमिनेटर, लेमिनेटर की अजीब स्टोरी है। लेमिनेटर हम अलहदा बेचते ही नहीं है, ना उसकी कोई मार्केट के अंदर हमें प्राइस अवेलेबल है। उसने लिखा हुआ है देयर इज नीदर ऑब्जर्वेबल स्टैंड लोन प्राइस नॉर एनी कंपेरेबल competitor product available in the market in which BL operates. In this case, we may use expected cost plus a margin approach. The estimated standalone price is worked out. जब ऐसी सूरत हाल हो कि ना हमारी अपनी प्रोडक्ट की कोई स्टैंड लोन प्राइस हो तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो यार हमारी प्रोडक्ट की नहीं है तो किसी और की प्रोडक्ट की स्टैंड लोन प्राइस मार्केट में मिलती जुलती ले लेते हैं। वो भी नहीं है। ठीक है, अगर वो होती तो उसके आगे भी दो सूरतें होती हैं कि एज इट इज यूज कर लें या उसे एडजस्ट करें। तो चूंकि वो है ही नहीं लिहाजा ना वो एज इट इज यूज हो सकती है ना वो एडजस्ट हो सकती है, जैसे हमने मशीन और सॉफ्टवेयर के लिए किया। तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक ही चीज बचती है, आगे चलेंगी एक ही चीज बचती है, वो क्या है? उसका जो कॉस्ट प्लस मार्जिन है ना वो हम देख लेते हैं। वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है जी? उसके लिए भी मेरे पास बंडल की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो जी उधर जरा उसके ऊपर शीट के ऊपर ये देखें, ये क्या जी? प्लास्टिक कार्ड। इसकी स्टैंड लोन प्राइस। ठीक है, मेरे पास अलहदा से मैं नहीं बेचता कार्ड। ठीक है, मैं बंडल में ही बेचता हूँ, लिहाजा प्लास्टिक कार्ड की स्टैंड लोन प्राइस मेरे पास नहीं है। ओके, कोई कंपटीटर भी मार्केट में प्लास्टिक कार्ड नहीं बेचता, लिहाजा कंपटीटर की स्टैंड लोन प्राइस भी नहीं। अगर कंपटीटर की स्टैंड लोन प्राइस होती तो उसकी आगे दो सूरतें हो सकती थी। एक तो उसकी बताई जाती कि उसकी स्टैंड लोन प्राइस ये है, कोई उसकी रैंकिंग ना की जाती, कोई मार्किंग ना की जाती जैसे मशीन की गई है, तो मैं वही यूज कर लेता। लेकिन जब रैंकिंग और मार्किंग की गई है तो फिर मैंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है जो मेरे पॉइंट बनते हैं उनके हिसाब से। 750 प्राइस थी 9 पॉइंट्स की आउट ऑफ 10, और ये 7 की मुझे प्राइस निकालनी है, कितनी है वो मैंने ये निकाली। अब यहाँ ये वाली सूरत हाल भी नहीं है। तो तीसरी अप्रोच क्या थी? तीसरी अप्रोच थी प्रॉफिट मार्जिन अप्रोच। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये देखें। ये अब मेरे पास जो बंडल है उसकी टोटल सेल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ बंडल कितनी है जी? वो है 8 लाख। ठीक है, कैसे भला? वो टोटल 8 लाख दी हुई है, दोनों की अलहदा अलहदा नहीं दी हुई। ठीक है, अलहदा अलहदा दी होती तो और क्या चाहिए था। ठीक है, अब वो कहता है जी टोटल कॉस्ट ऑफ बंडल क्या है? वो है 6 लाख। ये कहां से पता चली? क्वेश्चन पे जाएं जी जरा, ये देखें, ये देखें, ये उसकी सेल वैल्यू है। ये उसकी सेल वैल्यू दी हुई है, ये देखिए 8 लाख बंडल की प्राइस है, यहाँ कोई प्राइस नहीं है। और ये दोनों की अलग अलग कॉस्ट दी हुई है। ठीक है जी, तो वो 4 + 2 6 लाख वो होगी उसकी कॉस्ट, और 8 लाख प्राइस है बंडल की। चलें जी अब शीट पे चलें। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ इसमें से? वो हुआ जी 2 लाख। 2 लाख कह लें। ठीक है, अब मैं इसकी परसेंटेज अगर निकालता हूं
तो ये जो 100% प्रॉफिट है दोनों का, इसमें कितना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट का, कितना इसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? ये क्या कह रहा है जी? जी उसामा। जी भाई। ये नंबर 2 पे लैमिनेटर्स नहीं आएगा सर, प्लास्टिक कार्ड और सही, थर्ड प्रोडक्ट। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सॉरी, सही कह रहे हो, गलती होगी भाई, अच्छा किया बता दिया। ये प्लास्टिक कार्ड का नहीं हम कर रहे, नंबर 2 पे हम ये सारी वर्किंग लेमिनेटर्स की है। प्लास्टिक कार्ड तो बिल्कुल सीधा सीधा काम है। लेमिनेटर, सॉरी यार, रोजा लग गया सुबह सुबह। ओके, लेमिनेटर्स। अच्छा जी, नहीं इस प्रॉफिट की डिवीजन करनी है ना, तो इस प्रॉफिट को हमने देखना है कि कितना उसके ऊपर है, कितना उसके ऊपर है। ये पूरे बंडल का प्रॉफिट 2 लाख है, जो कि एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न वो 100% है। अब इस दो कॉस्ट के हिसाब से इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें किस चीज की कॉस्ट कितनी है जी? ये जो कॉस्ट ऑफ लेमिनेटर कितनी है? कॉस्ट ऑफ लेमिनेटर 2 लाख है जी, और कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 4 लाख। ठीक है जी, तो 6 लाख में 2 लाख का प्रोपोर्शन कितना बनता है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करो, 33%, 33.33%। तो जिस रेशो से ये कॉस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है बंडल, एज्यूम करेंगे और कोई चारा नहीं है कि उसी रेशो से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। यानी जिस चीज की कॉस्ट ज्यादा है, 2 लाख प्रॉफिट जो कि 100% प्रॉफिट है, ठीक है, इस प्रॉफिट में जिस चीज की कॉस्ट ज्यादा है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो 6 लाख में से लेमिनेटर की कॉस्ट 2 लाख बनती है, जो कि 33% है। तो टोटल प्रॉफिट में से 33% प्रॉफिट जो है वो किसका है? लेमिनेटर का है। और बाकी जो है 67% प्रॉफिट जो है वो किसका है? वो मशीन का है। ये 100% पूरा हो गया। मैं एक्चुअली ये बात करना चाह रहा था। ठीक है, ये अब हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब जब ये टेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये परसेंटेज ऑफ सेल होता है, परसेंटेज ऑफ सेल होता है। तो अगर मैंने सेल प्राइस कैलकुलेट करनी, थोड़ा इसे ऊपर करो। अब मैंने सेल प्राइस ऑफ लेमिनेटर इसमें से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जिस रेशो से प्रॉफिट है उसी रेशो से उसकी सेल प्राइस को डिवाइड करना। ठीक है, तो यानी 8 लाख का क्या होगा जी? 33%। ये क्या है जी? ये इसकी सेल प्राइस ऑफ लेमिनेटर है। कितनी बनी? पीछे जाओ, आगे, 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 यहां बस। ओके, हाँ जी, प्रॉफिट हमने निकाल लिया ना जिसमें से मार्जिन एस्टिमेटेड 8 लाख माइनस 6 लाख, ठीक है, वो बना 2 लाख। ठीक है, अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट जो है ये अल्टीमेटली 8 लाख में से है, तो 6 लाख का प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? ये 66,000 आ रहा है। आप हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो कितनी है इसकी? टू बीएल कितनी है? 2 लाख है। तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी टोटल निकली है हमारी, वो कितनी बनी थी? 266 बन रही है? नहीं, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? तो ये
कितना बना 8 लाख का 33%, 33.33 करो। सिक्सटी सिक्स आया ना। हाँ, हम यहाँ गलत काम कर रहे हैं ना। ये देखें, इसकी राउंडिंग भाई ख्याल रखना है, ये मैंने इतने से ही फर्क पड़ जाएगा। ये 33.33% आ, और ये जो है ये 66.67% आ रहा है। सही होगा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ नीचे ज़्यादा लिखता हूँ, अच्छा जी। अब हम लिखते हैं सेल प्राइस ऑफ लैमिनेटर स्टैंड अलोन, और ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो क्या होगा, 8 लाख की टोटल सेल वैल्यू है, जिस रेशियो से ये प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी रेशियो से हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ जी जी, हम इसको 266,640, अगर राउंडिंग नहीं करनी तो इस तरह से चलेगा, 2,66,640, ठीक है जी। और उसकी प्राइस कितनी है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जरूरत नहीं, ठीक है। अब कितने लैमिनेटर हैं ये टोटल स्टैंड अलोन प्राइस, क्योंकि मेरे पास टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, ट्रांजैक्शन प्राइस 9.2 मिलियन, उसको मैंने करना है 266,640 इंटू कितने कार्ड हैं, 8 कार्ड हैं, 8 लैमिनेटर्स, सॉरी नॉट 8 कार्ड, 8 लैमिनेटर्स हैं, कितने हुए, 2 133 120 ये बन गई उसकी, ठीक है। अब ये दो चीजें होगी, तीसरी चीज ऊपर करो जी। अब आ गया जी नंबर 3, वो क्या है, प्लास्टिक कार्ड्स। इसकी स्टैंड लोन प्राइस कितनी है, वो दी हुई है उसने, ठीक। कितनी है जी, नहीं 1 लाख तो कार्ड है ना, एक की कितनी है, 15 रुपए है, कितनी है, पीछे जाओ, ये रहा, यहाँ दिया हुआ पीछे, ये रहा 12 रुपए, ठीक है। चलो जी, ये आ गया जी 12 रुपए, और टोटल स्टैंड लोन प्राइस कितनी होगी, 12 इंटू 100,000, 1 लाख कार्ड है ना, और हम सारा टोटल का हिसाब कर रहे हैं 12 लाख। अब स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द बंडल कितनी होगी, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी होगी, क्या करना है भला, इन तीनों को जमा करना है, किसको, इसको, इसको, और पीछे जाओ ऊपर, बल्कि ऊपर और इसको, ये होगी, ठीक है। एक और ऊपर जाओ, ये 2 3, इन तीनों को जमा करो, इतना ही है। हाँ ठीक है, हमारा राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, 12,083 जी 120, कितना राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा है, 3,120 का, ठीक है, वो राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा है यहीं से, इस जगह से, हाँ उसमें भी डिफरेंस है राउंडिंग, ठीक। तो ये आ गया जी स्टैंड लोन ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। अब मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, अब हमने एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करनी, ठीक है। बस जी, इधर अब लिखेंगे हम एलोकेशन ऑफ
of transaction price of 9.2 million, 92 लाख। ठीक है, ये रहा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हमने कहा जी इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। ठीक है, एक क्या है, मशीन विद सॉफ्टवेयर, ठीक है, 92 लाख डिवाइडेड बाय 12,083 120 मल्टीप्लाइड बाय कितना है ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी है मशीन की स्टैंड लोन प्राइस, 8,750 000, ये निकला है जिसकी प्राइस कितनी बनी। जी 6662186 662 186 कहाँ 662 186, ठीक है। उसके बाद लेमिनेटर आ गया जी, टोटल प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है 92 लाख जिसकी हम एलोकेशन कर रहे हैं। स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस के ऊपर इसकी प्राइस बननी थी इतनी चीज़ों की 1 लाख, ये 12.03 मिलियन, और स्टैंड अलोन प्राइस की बेस के ऊपर इसकी कितनी निकली थी स्टैंड अलोन प्राइस, ये कार्ड्स की 2,133 120, तो ये निकल आई जी मेरे पास इसकी प्राइस 1,624 142, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रोडक्ट है कार्ड्स, ये बंडल में है, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 92 लाख की है और बंडल स्टैंड अलोन प्राइस कितनी 120, और मुझे इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है 12 लाख, इसकी स्टैंड लोन प्राइस थी 12 लाख, तो ये जी 913 671। अब इन सबको जब हम जमा करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जानी चाहिए इसके बराबर, ये जो 9.2 मिलियन है। चेक करो जी टोटल कितना होता है, बोल दो इतना ही आ गया जी, कोई 1 आध रुपए का कह रहे हैं डिफरेंस आ रहा है राउंडिंग का, ठीक है जी। उसके लिए आप क्या करें, इस 71 को 70 कर दें, 1 रुपया ज्यादा आ रहा है, 2 कर दें इसको, 1 रुपया कम आ रहा है तो इसको हम 2 कर देंगे, लें जी ये आपकी 9.2 मिलियन। तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कुछ पढ़ा हुआ है पढ़े का फायदा तब होता है जब आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसकी एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसके अंदर एडजस्टेड मार्केट अप्रोच भी यूज़ हुई है और आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अप्रोच जो है वो भी यूज़ हुई है, और इंडिपेंडेंट स्टैंड लोन प्राइस, तीनों प्रोडक्ट की के अंदर तीनों बेसिस जो हैं वो यूज़ की गई। क्यों जी समझ आया जी, हैंड रेज करें ज़रा, शाबाश बताएं। ठीक है जी, क्लोज करें, लो रोल कर दें। कोई क्वेश्चन किसी का जी? चलो जी आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हम डिस्कस करेंगे, अटेम्प्ट आपने घर से करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्सडे एंटरप्राइजेज
is a supplier of product Z and has provided you the following information. On 1st August 2018, Thursday Enterprises entered into a 6-month contract with customer Alpha for sale of Z for 250 per unit under the following terms. Okay. For rupees 250 per unit, ये हमारी contract price उसने बनाई है. If Alpha purchases more than 5,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to 215. याद है हमने ऐसा क्वेश्चन किया पीछे, ठीक है. जब हमें ये तवक्को होगी कि वो इसको पहुंच जाएगा तो हम वो जो पैसे उसके आए हुए हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करेंगे, जो कि हमने ज्यादा पैसे लिए हुए होंगे, जो पहले 5,000 से पहले वाले यूनिट हैं उस वक्त. और जब वो 5,000 से क्रॉस करेगा तो अगले यूनिट की कीमत के अंदर ये पिछले पैसे जो 35 रुपए एडवांस आए हुए होंगे वो एडजस्ट कर देंगे. दिस इज द ओनली इशू. टी unconditional right to receive consideration would be established upon completion of quality control procedures by Alpha for the first order. The procedure would take a week after receiving the goods. ठीक है, ये तो टाइम बताया. Placement of order by Alpha for the subsequent order. ठीक है. वो कहता है जी वो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब एस्टेब्लिश हो जाता है, जब ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए. At the inspection of the contract, TE concludes that Alpha's purchase will not exceed the 5,000 unit threshold for the discount. कहता है वो threshold को increase नहीं करेगा. ठीक है. तो ultimately Alpha placed the following orders. उसने 10 अगस्त को 3,000 का ऑर्डर किया. ठीक है. और इसकी डिलीवरी डेट थी 28 अगस्त और पेमेंट डेट थी 15 सितंबर. ठीक है. अब जब आपने पेमेंट डेट उसकी 15 सितंबर है, डिलीवरी डेट जो है वो ये है, तो डिलीवरी डेट को रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन रिसीवल बुक नहीं कर सकते. क्यों नहीं बुक कर सकते? क्योंकि मेरा राइट टू रिसीव 12 सितंबर को स्टैंड कर रहा है. चलें आगे चलते हैं. उसके बाद 25 दिसंबर को 4,000 का आपने और ऑर्डर कर दिया. 15 जनवरी को ये गुड डिलीवर की. 10 जनवरी को इसकी पेमेंट का जो राइट है वो, यानी डिलीवरी से पहले राइट टू रिसीव डिटरमिन हो गया. ठीक है, ये जरा ख्याल रखिएगा. आगे चलें. ऑन फरवरी 19 द टी एंटर्ड इनटू 6 मंथ. ये वही क्वेश्चन है. ओहो, रिपीट हुआ है. ये क्या चक्कर है? बी है. अच्छा ठीक है, बी पार्ट है. On 1st February 2019, TE entered into the 6-month contract with another customer, Beta for. ठीक है, ये और कस्टमर है. If Beta purchases more than 15,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively. ठीक है, वही बात है. Unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of the goods Beta. कब right to receive establish हो जाएंगे? Would be established. ठीक है, डिलीवरी के ऊपर होंगे. ओके, पीछे जाओ, उस पर भी यही लिखा हुआ है. भला कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, the unconditional right to receive consideration would be established upon completion of quality control procedures by Alpha and the first order. The procedure would take a week after the receiving the goods. इसके एक हफ्ता बाद. ठीक है, 28 अगस्त के एक हफ्ता बाद आपका अनकंडीशनल. और प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर. ठीक है. और जब हाँ जी, वो बनेगा 28 से आगे हफ्ता ले जाएंगे तो ये डेट नहीं बनेगी, ये एक हफ्ता आगे की डेट है, वो 5 सितंबर बनेगी. उस दिन आपने रिसीवल बुक करना है. चलेंगे. रिक्वायरमेंट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18. पहले इसको इंडिपेंडेंटली देख लें, इसको भूल जाएं अभी एक लम्हे के. दो अलग-अलग सवाल. ठीक है जी. चले जी, एंट्रीज निकालें. मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले एंट्री क्या होगी. ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट मैंने डेबिट कर लिया और रेवेन्यू को मैंने क्रेडिट कर दिया. ठीक है, क्योंकि मेरा राइट टू रिसीव एक हफ्ता बाद इस्टेब्लिश होता है. तो जिस दिन मैं प्रोडक्ट दूंगा, आपको याद है हमने कहा था हम कोई एंट्री तो करेंगे, और हमने कहा था एक नया कॉन्सेप्ट दिया इसने कॉन्ट्रैक्ट एसेट का या IFRS ने, तो वो हमने बुक कर ली. अदरवाइज हम पहले सेल जब करते थे तो डायरेक्टली रिसीवल बुक कर लेते थे. अब रिसीवल नहीं डायरेक्ट बुक कर सकते,
रिसीवेबल उस वक्त बुक करेंगे जब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो कहता है कि जी प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद 1 हफ्ते के बाद आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होता है। अब मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट करूंगा, ये ले, ये दोनों एंट्रीज हो गई। उसके बाद मुझे कैश आ जाएगा, जो भी ये जब भी आएगा, ये 12 पेमेंट डेट दी हुई है, ये उस दिन हमने ये कर दिया। उसके बाद 25 तारीख को कहता है कि जी हमने क्या करना है, अगेन जो रेवेन्यू है उसको रिवर्स कर दें। कितना रिवर्स कर दें, जितने पैसे मेरे पास ज्यादा आए हुए हैं। जिस दिन वो ऑर्डर कंफर्म होगा उस दिन, शुरू में मुझे आइडिया नहीं था तो लिहाजा मैंने कुछ नहीं किया, जो ही मुझे वो ऑर्डर कंफर्म होगा मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू को रिड्यूस कर लूंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड कर लूंगा। ये कैसे निकला है, वो जो पिछले 3000 यूनिट हैं, ठीक है, जो डिलीवर हो चुके हैं, उनमें हर यूनिट में 35 रुपए निकले। कैसे, 250 माइनस 215, ठीक है, ये 35 रुपए से मैंने इसे मल्टीप्लाई करके, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड करके ईयर एंड के ऊपर, ठीक है। अब हम रिसीवेबल बुक करेंगे अगले 4000 यूनिट का। अगले 4000 यूनिट जो हैं उसका राइट टू रिसीव सब्सिक्वेंट, जो राइट टू रिसीव है वो कहता है जब आप ऑर्डर देंगे उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। देखो सब्सिक्वेंट का उसने कब कहा है राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा, चलें जरा वहां पर इनको एक दफा फिर इंडिकेट कर दें। ये देखें, दी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर बाय अल्फा फॉर द सब्सिक्वेंट ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर दिया गया, वो किस दिन दिया गया है, 25 दिसंबर को, लिहाजा मैंने 25 दिसंबर को अपना रिसीवेबल बुक कर लेना है। चलो जी 25 दिसंबर को ये मैं एंट्री करूंगा, ये देखें ये 25 दिसंबर को, लेकिन चूंकि अभी मैंने दिया कुछ भी नहीं उसको, तो लिहाजा मैं रिसीवेबल को डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा। याद है मैंने कहा था ये कि अजीब सी एंट्री है कि एसेट टू लायबिलिटी है, रिसीवेबल टू पेएबल है, लेकिन राइट टू रिसीव इस दिन एस्टेब्लिश हो गया, प्रोडक्ट कब डिलीवर हुई उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और लायबिलिटी मेरी इस दिन जो है वो बन गई सारी की सारी। कितनी, जितनी अब प्राइस है उसकी। वो कैसे बना, 4000 यूनिट है और अब उनकी जो जेन्युइन प्राइस है वो कितनी है, 215 ये उसकी प्राइस बनी, लेकिन कितनी, 860,000। लेकिन इसमें से हमारे पास पहले उनके पैसे आगे हुए हैं, ये वाले कितने भला, 1,05,000, तो वो 1,5 मैं माइनस कर दूंगा, ये तो आगे ना, ये तो नहीं अब मिलने हमें, ठीक है जी, ये तो एडजस्ट करने हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। बाकी कितने बचे जी, 7,55,000, तो 7,55,000 से मैं ये एंट्री करूंगा, ये वाली एंट्री, ठीक है। ये 1,5 क्यों माइनस किए, क्योंकि उनका बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है इस शक्ल में, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी जो है, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने पेमेंट कर दी इस तारीख को, वो एंट्री बुक हो जाएगी, और आखिर में जिस दिन हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उस दिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नील हो जाएगी और वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी द केस। आगे चलें, बी के अंदर क्या है जी, बी के अंदर सीधा हिसाब है। उसने कहा हुआ है कि जी जिस दिन आपने रिसीव करनी है गुड्स, ठीक है, उस दिन आपने, पीछे जाएं जरा, अभी पता चल जाता है, ये बी पार्ट के ऊपर, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इफ बीटा परचेजेस मोर देन 15,000, तो फिर उसको देंगे टी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड एस्टैब्लिश अपॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बीटा। ये डिलीवरी के ऊपर है, जिस दिन मैंने डिलीवरी की, नॉट ऑर्डर, ऑर्डर की कोई कंसिडरेशन नहीं है। पीछे एक दिन एक ट्रांजेक्शन ऑर्डर बेस्ड थी, एक डिलीवरी के हफ्ता बाद थी, ठीक है, पेमेंट से पहले और दरमियान में। इसमें वो क्या कहता है, जिस दिन डिलीवरी हुई है ये वाला, उस दिन मैंने रिसीवेबल बुक करना है, ठीक है जी। चलें जी, ये देखें 28 फरवरी 19 रिसीवेबल बुक कर लिया, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये मैंने 2,50,000 से रिसीवेबल बुक किया, ठीक है। और अब मुझे वो कहता है कि जी हमारी प्रैक्टिस हमें उस दिन पता है कि ये क्रॉस कर जाएगा लिमिट, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, आज ही रेवेन्यू उतना बुक करूंगा जितना बुक करना चाहिए, 10,000 ज़रबे 215, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे उससे ले रहा हूं कितने, 35 रुपए, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाएगी 350। ये कैसा अभी क्यों हो गया, क्योंकि पीछे जाएं फिर क्वेश्चन पे, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि टी कंक्लूड दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। कहता है जी उसने कंक्लूड किया है जब हमने ऑर्डर लिया है कि जी वो अपना थ्रेशोल्ड अचीव कर लेगा, लिहाजा जिस दिन पहली एंट्री होनी है उसी दिन वो रिड्यूस प्राइस के ऊपर होनी है, लेकिन पैसे ज्यादा लेने हैं,
ठीक है। वो लायबिलिटी बुक हो जाएगी, ये हमारी लायबिलिटी बुक हो गई। ठीक है, किधर गया जी, ये लायबिलिटी बुक हो गई। अब कैश आ गया जी। उसके बाद उसने कहा जी अगली ट्रांजैक्शन होती है ये रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू रेवेन्यू, मतलब अब वो जो अगले यूनिट हैं, अगले कितने यूनिट हैं, अगले कितने, 8000, ये 8000 है। इस 8000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 215 से, ये इसकी वैल्यू बनी कितनी, 1720 ट्रिपल जीरो, ये आ गया। ठीक है, इसमें से जो मेरा एडवांस आया हुआ है इतने से मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और कुछ मेरा एडवांस आया हुआ है वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। चलें जी, फिर हम वो एंट्री उधर कर लेते हैं। ये देखें, ये 350 लायबिलिटी नील हुई, ये 1720 से रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, और ये मेरा रिसीवेबल है, और ये वो रिसीवेबल देके फारग हो जाएगा। तो ये बेस्ट क्वेश्चन थे दोनों टू कंक्लूड द चैप्टर। मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग जो IFRS 15 की, बच्चे समटाइम सीरियसली नहीं पढ़ते तो उन्हें लगता है ये एक जैसी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज की लॉजिक है, हर चीज का एक मामला है। लें जी, ये चैप्टर हो गया हमारा मुकम्मल। इसका हम टेस्ट अनाउंस कर देंगे, वो टेस्ट आपने देना है। तो इंशाल्लाह ताला कल इससे आगे चलेंगे। आपने ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, आपने घर से जाके दोबारा कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हुए हैं, बाकी हमने क्वेश्चन कल सारे क्लोज कर दिए थे। कल इंशाल्लाह ताला हम वो जो चैप्टर है सन्ड्री स्टैंडर्ड्स वाला का जी, चैप्टर नंबर 8 वो स्टार्ट करेंगे। देखें, ये छुट्टियां ऐसे ही हैं, घर बैठ के आपने पढ़ना है। तो मैं भी आज आया हूँ, रात हमने भी कोई अल्लाह तौबा की है, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल नाजुक हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, CA नहीं फिर हो सकता, फिर और काम हो सकते हैं। सो कल क्लास हमने करनी है, अपने टाइम टेबल के मुताबिक करनी है। इन लोगों की तो क्लास है ना टाइम टेबल में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मियाँ आपको मैं अपनी ईमान में रखे।